Hello students, I am your friend Jitendra Kumar Gogia. Today I am going to discuss a very interesting topic, that is democracy, and there are arising two questions in our 6th 9th class. दो क्वेश्चन हैं जो हमारे सामने आते हैं. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है डेमोक्रेसी की, इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे. चलिए शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक से, दैट इज़ डेमोक्रेसी. एंड डेमोक्रेसी की अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूँ तो क्या है, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. कि डेमोक्रेसी सरकार का ऐसा रूप है जिसके अंदर जनता जो है अपने प्रतिनिधि को चुनती है. जो शासन, जो सरकार में हिस्सेदारी रखते हैं, जो सरकार चलाते हैं, उन प्रतिनिधियों को चुनने का काम कौन करता है, जनता करती है, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं. अब डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं. सबसे पहली बात, द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. सबसे पहली बात तो कि जो लोग, पीपल है, वही अपने शासक को चुनती है. जो सरकार में हिस्सेदारी रखता है, प्रतिनिधि जो, उसको चुनने का काम जनता करती है. इसीलिए तो कहा है डेमोक्रेसी जो है वो लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए है. फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल. चलिए, फ्री एंड कॉम्पिटिटिव इलेक्शन आर हेल्ड. इसके अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्शन होता है, किसी पर कोई दबाव नहीं होता, और कॉम्पिटिटिव होता है क्योंकि एक से ज़्यादा कैंडिडेट खड़े हो सकते एक ही सीट के लिए, एक ही जगह के लिए. तो उनके अंदर जो कंपटीशन होता है वो, और उनकी लड़ने के लिए उन्हें फ्री होती है, आज़ादी होती है, उन पर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होता है. तीसरी बात, ईच एडल्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, एजुकेशन, कास्ट, कलर, वेल्थ हैव नो वोट, वन वोट एंड वन वैल्यू. चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, कितनी उसके पास संपत्ति हो, उनका वोट एक ही माना जाएगा, उनकी वैल्यू एक ही मानी जाएगी. द इलेक्टेड रूलर्स टेक डिसीजन विद इन लिमिट्स सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट. अब जो इलेक्टेड रूलर्स होते हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उन जो डिसीजन लेते हैं वो किसके अनुसार लेते हैं, संवैधानिक कानूनों के अनुसार और लोगों के हितों के अनुसार लेते हैं. तो देखते हैं कि हमारे जो कानून हम बना रहे हैं, हम जो निर्णय ले रहे हैं, वो कानून के अंतर्गत आता है या नहीं आता, संविधान के अंतर्गत आता है या नहीं आता. और दूसरा, जनता जो है, जिन लोगों ने हमें चुना है, उनका भी इसमें कोई फ़ायदा है या नहीं है. रूल ऑफ लॉ, यहाँ पे लॉ के नियम, रूल्स हैं, कानून के नियम बनाए गए हैं जो हमें मान्य होंगे. द राइट ऑफ द सिटीजन मस्ट बी प्रोटेक्टेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन. और जो लोगों के अधिकार हैं वो संविधान के अंतर्गत सुरक्षित रखे जाएंगे, उनके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी, उनके साथ कोई, उनके हित का हनन नहीं हो सकता है. देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी. और लोकतंत्र के अंदर जो न्यायपालिका है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगी, उस पर सरकार का कोई दबाव नहीं होगा. जब भी जनता के हितों के साथ कोई भी छेड़खानी होगी, वो न्यायपालिका में जाकर अपने न्याय की गुहार लगा सकती है. अब देखिए, हम कुछ चर्चाएं करेंगे, 3 पॉइंट्स लेंगे जो हमने विशेषताएं बताई, उनमें 3 चीज़ मेन है. उनके आधार पर मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक एरिया में क्या डिफरेंस है, लोकतांत्रिक देश और गैर लोकतांत्रिक देश में क्या फ़र्क है, ये हमें समझना है. मैं एग्जाम्पल लेता हूँ पाकिस्तान का. जनरल परवेज़ मुशर्रफ लेड ए मिलिट्री coup in October 1999 and overthrew democratically elected government and became president of the country. क्या हुआ कि जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ है, उन्होंने क्या किया, 1999 अक्टूबर में मिलिट्री राज घोषित कर दिया, और जो लोकतांत्रिक सरकार थी, चुनी हुई सरकार थी, उसको हटाकर अपने आप को वहाँ का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति घोषित कर दिया. अब लोकतांत्रिक सरकार में कभी भी ऐसा नहीं होता है, वहाँ लोकतंत्र खत्म हुआ और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया. दूसरी बात, इन 2002 he held a referendum in the country which was based on malpractices and fraud, granted him a 5-year extension. उस देश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, जो सरकार गलत नीतियां अपना रही थी, जो फ्रॉड कर रही थी जनता के साथ, उसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया उसने. तो लोकतंत्र के साथ अंदर ऐसा नहीं होता है.
तीसरा, आफ्टर पासिंग लॉ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर विच गेव द प्रेजेंट पावर टू डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज इलेक्शन वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। और उसने कानून पास कर दिया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर डाल दिया कि भाई अब यहाँ इलेक्शन नहीं होंगे, प्रेसिडेंट के पास सारी पावर होगी, वही इलेक्शन लड़ सकता है। तो बेटा जी कोई भी देश हो, जब उसके अंदर किसी राष्ट्रपति किसी मिलिट्री का शासन लागू हो जाता है, कोई एक ही व्यक्ति अपने आप को वहाँ का प्रतिनिधि मान लेता है, जनता को चुनने का अधिकार नहीं देता है, तो वहाँ लोकतंत्र खत्म हो जाता है, वहाँ पर राजतंत्र या मिलिट्री राजतंत्र आ जाता है। In this case, Pakistan had election. Election representatives have some powers, but the final power rests with the military officers and General Musharraf himself. So this should not be called a democracy. अब यहाँ हुआ क्या, यहाँ पाकिस्तान में इलेक्शन तो होता है, लेकिन फाइनल जो निर्णय लेना होता है वो कौन लेता है, मिलिट्री लेती है, या परवेज मुशर्रफ ने लिया। तो इस तरह से वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी में ऐसी स्थिति नहीं होती है। दूसरी कंडीशन देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंपटीशन, ये हमने एक बात कही उसके अंदर, ये लोकतंत्र के अंदर फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, चाइना में क्या है, इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है चाइना के अंदर, और द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड नेशनल पीपल्स कांग्रेस, और वहाँ पर एक जो इलेक्शन होता है वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नाम से जो पार्टी उसके अंतर्गत होता है। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल बाय द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और ये कम्युनिस्ट पार्टी है जो पार्लियामेंट नेशनल पीपल्स जो कांग्रेस है वो वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी है, और किसी को भी इलेक्शन लड़ने से पहले इस पार्टी से क्या लेनी होती है, परमिशन लेनी होती है। द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी, और सरकार कौन बनाती है, कम्युनिस्ट पार्टी बनाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं चाइना के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है, किसी भी पार्टी से लड़ सकता है, कोई भी जिस व्यक्ति को जिस पार्टी को सरकार जनता चुनेगी वही सरकार बनाएगी, जबकि चाइना में इसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी का हस्तक्षेप है। तो इसलिए चाइना में डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। अब मैक्सिको का उदाहरण लेते हैं। मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 ईयर टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। मैक्सिको में हर 6 साल के बाद अपने राष्ट्रपति को चुनने का अधिकार होता है। बट 2000 के बाद से क्या हो रहा है, वहाँ पे एक पार्टी है PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। ये क्या करती है, ये अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन, एज PRI नोन एज टू डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि पार्टियाँ इलेक्शन तो लड़ती हैं, लेकिन जो PRI है, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी है, वो क्या करती है, वो डर्टी तरीके अपनाते, गंदे तरीके अपनाती है, पैसे देकर खरीद लेना, डराना, धमकाना, इस तरह से वो क्या करती है, दूसरी पार्टीज़ को जीतने नहीं देती है, और हर बात रिजल्ट में उसी का नंबर आता है। तो मैक्सिको के अंदर भी कोई डेमोक्रेटिक रूल नहीं है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में कभी भी ऐसा नहीं होता है। तो आप समझ गए होंगे 2 एग्जाम्पल से। तो डेमोक्रेसी वहीं होगी जहाँ फ्री और फेयर इलेक्शन कंपटीशन होगा। तीसरी चीज़ देखिए, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। हमने क्या कहा डेमोक्रेसी के अंदर कि एक व्यक्ति 1 वोट और 1 मत वैल्यू उसकी होगी। ऐसा नहीं है कि उस एक व्यक्ति को 4 बार वोट डालने का अधिकार होगा, नहीं, एक ही माना जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। मान लो कोई ऐसा नहीं है कि कोई अमीर हो गया तो उसको 2 बार वोट देने का अधिकार है, कोई गरीब है तो उसको 1 बार भी वोट देने का अधिकार, ऐसा कुछ नहीं है। एक व्यक्ति 1 वोट। अब बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं कि देयर आर मैनी इंस्टेंसेस ऑफ डेनियल ऑफ इक्वल राइट टू वोट। बहुत से उदाहरण हैं जिसमें कहा गया है कि राइट टू वोट, मत देने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार सबको है। सऊदी अरब में क्या है, सऊदी अरब में औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं। एस्टोनिया has made its citizenship rules in such a way that people belonging to Russia minority find it difficult to get the right to vote. अब एस्टोनिया की बात करें तो वहाँ जो रशियन लोग हैं उनकी संख्या कम है, माइनॉरिटी में है वो, तो कहते हैं उन्होंने ऐसा कानून बना रखा है कि कोई वोट डालने का अधिकार ही नहीं है। इन फिजी द इलेक्ट्रल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी
हैज़ मोर वैल्यू दैट देन ऑफ इंडियन फिजियन। अब फिजी के अंदर अगर हम बात करें तो जो इंडोजेनियस फिजी हैं उनकी वोट की वैल्यू ज़्यादा मानी जाती है इंडियन फिजियन की बजाय। तो ये क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया। ठीक है, इन डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। तो इन तीनों एग्जाम्पल से, फिजी का, एस्टोनिया का, सऊदी का, तीनों से ये पता चलता है कि यहाँ तीनों में ही, एस्टोनिया में, फिजी में और सऊदी अरब में डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी के नियमों को माना नहीं गया है। तो डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ होती हैं उनमें सबको वोट डालने का अधिकार होता है, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कैसे भी रंग का हो, सबको वोट डालने का अधिकार है। और माइनॉरिटी पीपल जो होते हैं, जो कम से पीपल, उनको भी वोट डालने का अधिकार होता है। और कहने का मतलब सबका वोट एक माना जाता है और सबकी वैल्यू एक मानी जाती है। तीसरा आता है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। जो डेमोक्रेटिक पार्टीज हो, जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, वहाँ पर उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन, उस संविधान के नियमों की पालना सबको करनी होती है। जो नॉन डेमोक्रेटिक होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देते, सिंस इंडिपेंडेंस जिम्बाब्वे रूल्ड बाय ZANU-PF। जिम्बाब्वे में आज़ाद हो चुका है लेकिन जिम्बाब्वे पर अभी भी अधिकार किसका है, ZANU-PF का है। वो क्या करता है, इसका जो लीडर है रॉबर्ट मैगबी, वो वहाँ पर राज करता है। वो बहुत सारे गलत तरीक़ों से इलेक्शन जीतता है। हर बार इलेक्शन होते हैं और हर बार गलत तरीके से वो इलेक्शन को जीत लेता है। फॉर एग्जांपल पैसा देकर, डराकर, धमकाकर, सभी तरीके से वो इलेक्शन करता रहता है। अपोजिशन पार्टीज वर्कर्स आर हरेस्ड एंड देयर मीटिंग डिस्टर्ब। अगर जो दूसरी पार्टियां हैं उनको ये हरेस्ट करता है, उनको सताता है, परेशान करता है, डराता है, धमकाता है, कईयों की तो हत्या भी हो जाती है, और उनकी जो मीटिंग्स होती है उनको इंटरप्टेड करता है। तो इस तरीके का जो फॉर्मुलेशन है उसमें हम कह सकते हैं कि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी में नियमों को माना जाता है, सबको वोट डालने का अधिकार है, सबको इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती या ज़ोर ज़बरदस्ती दबाव नहीं हो सकता है। ठीक है, और यही नहीं, जो ZANU-PF है वहाँ पर होता क्या है, वो प्रोटेस्ट, जो पीपल, जो लोग हैं जो विरोध प्रदर्शन करते, डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर कॉल्ड डिक्लेयर्ड इलीगल। सरकार के विरोध जो भी प्रोटेस्ट किया जाता है उसको इलीगल ठहरा दिया गया। टेलीविज़न, रेडियो पर पूर्णतः से अपना अधिकार कर रखा है, जो कि गलत है। डेमोक्रेसी के अंदर जो मीडिया है वो फोर्थ पिलर मानी जाती है, चौथा स्तंभ मानी जाती है, तो उसको दबाया कुचला नहीं जा सकता। लेकिन जहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती वहाँ पर इसको दबाया और कुचला जाता है। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर आर देयर बट द गवर्नमेंट हरासेस देयर जर्नलिस्ट हु गो अगेंस्ट इट। अगर कोई सरकार के खिलाफ लिखता है तो उनको वो सताते हैं, परेशान करते हैं, जेल में डाल देते हैं या उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो गवर्नमेंट हैज़ इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स, और कई बार तो वो जो कोर्ट ने, जो अदालत ने फैसले दिए उनको भी इग्नोर कर देती है, उनको उनसे भी ऊपर चली जाती है। तो इस तरह की कंडीशन जिस भी देश में होती है वहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती है। तो आप समझ गए होंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, क्या फ़र्क है डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक में। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। फिर डेमोक्रेसी क्यों चाहिए डेमोक्रेसी। तो इसके अगेंस्ट में अगर हम सोचें, कुछ लोग इसमें कमियां बताते हैं, कुछ लोग इसकी अच्छाइयां बताते हैं। कमियां बताने वाले कहते हैं कि डेमोक्रेसी में इंस्टेबिलिटी है। यहाँ पर लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। कि यहाँ पर जो लीडर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, हर 5 साल के बाद बदल जाता है। तो इससे क्या होता है, अस्थिरता आती है, जो कि इनको कमी लगती है। दूसरा, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। दूसरा ये कहता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं डेमोक्रेसी के अंदर, उनको पावर प्ले होता है, सत्ता के चक्कर में वो खेलते रहते हैं, उनके अंदर नैतिकता नहीं होती है, वो केवल सत्ता के लालच में लड़ाइयाँ लड़ते हैं। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन ए डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज। और कई बार तो क्या होता है, डेमोक्रेसी के अंदर जो कंसल्ट करते हैं वो लोग कहते हैं कि इनके अंदर देरी बहुत ज़्यादा होती है, डिलेज है, लीड्स, लंबे समय तक वो कई बार अपने सत्ता में बने रहते हैं। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। और जो इलेक्टेड लीडर्स हैं
वो क्या है, उनको डो नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, उनको लोगों के हित के बारे में पता ही नहीं होता है। क्योंकि कई बार हम जातिगत रूप से या धर्म के आधार पर या पैसे के आधार पर, लालच के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति को चुन देते हैं और जिसका हमारे हितों से कोई लेना देना नहीं होता। तो इस तरह की गलती भी हमारे से होती है। डेमोक्रेसी लीड्स टू इन करप्शन फॉर इट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रो कंपटीशन। अब डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, 2 से ज़्यादा कैंडिडेट लड़ते हैं। अब वो अपने आप को जिताने के लिए क्या करते हैं, जो गरीब जनता उनमें पैसे बांटना शुरू करते हैं, उनको लालच देते हैं, तरह तरह का, शराब का, आटे का, राशन का, किसी तरह का भी लालच देते हैं, किसी को डराते हैं, किसी को धमकाते हैं और अपने आप को जिताने की पूरी कोशिश करते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम। और जो आम व्यक्ति है, जिसको 2 रोटी कमाने से फुर्सत ही नहीं है, उसको पता ही नहीं होता मेरे लिए क्या अच्छा है, वो तो जो उसको लालच देता है वो उसी को वोट दे देता है और इस तरह से गलत व्यक्ति चुनाव में चुना जाता है। ये है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट। अब डेमोक्रेसी में थोड़ी बहुत कमियां हो सकती हैं, लेकिन 90% तक इसमें अच्छाइयाँ हैं, जिनका मैं जिक्र करूं। आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी के पक्ष में क्या तर्क है, वो है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर गवर्नमेंट। देखिए, जो डेमोक्रेसी, जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, वो जनता के प्रति दायित्व रखती है। उसको जनता ने चुना है, इसलिए उसका पहला काम होता है जनता के हितों को ध्यान में रखकर सरकार चलाना। वो इसकी अपेक्षा नहीं कर सकती। दूसरा, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। जब कोई गलत व्यक्ति, हमें पता चलता है कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन गलत काम कर रहा है। जो अच्छा कर रहा है उसके पक्ष में हम दोबारा से उसको जिताने का प्रयास करते हैं, जो गलत करता है उसको 5 साल के बाद हरा देते हैं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी के बीच क्या होता है, जो डिफरेंसेस, जो अंतर है, उन सबको पहचानने में कौन सा तरीका अच्छा है, किस सरकार को बनाना चाहिए, किस दल को वोट देनी चाहिए, ये पहचानने में हमें फ़ायदा मिलता है। और सिटीज़न की जो डिग्निटी है, इन्हेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीज़न, डिग्निटी, जो उसकी डिग्निटी है, जो उसका गर्व है, ठीक है, उसका आत्मसम्मान है, उसको बढ़ाने में हेल्प करती है। डेमोक्रेसी आल्सो नोज अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। और डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार है जिसके अंदर हम अगर गलती से किसी व्यक्ति को चुन लेते हैं और जनता को लगता है कि हमने गलत व्यक्ति को चुन लिया है, तो उसके बाद हम दोबारा से 5 साल के बाद उसका विरोध कर उसको नई सरकार चुन सकते हैं। तो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, मैं लास्ट में कंक्लूजन अगर निकालूँ, द मोस्ट कॉमन फॉर्म that democracy takes in our times is that of a representative democracy where majority is allowed to take decision on behalf of the people. डेमोक्रेसी जो सरकार है वो एक ऐसी सरकार है जिसके अंदर जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि है, उनकी मेजॉरिटी जो है वो जनता के हितों को ध्यान में रखकर जनता के आधार पर कोई फैसला लेती है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। और सरकार को चलाने का काम कौन करते हैं, जिनको जनता ने चुना है। तो डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। और डेमोक्रेटिक जो डिसीजन जो लिया जाता है उससे सारी जनता पर प्रभाव पड़ता है। डेमोक्रेसी इज़ ए प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। और किसी भी जीवन के किसी भी पहलू पर इसको लागू किया जा सकता है। परिवार में लागू किया जा सकता है, संस्था में लागू किया जा सकता है और देश की सरकार, ऑर्गेनाइजेशन में लागू किया जा सकता है। जहाँ चाहे हम लोकतांत्रिक मत को अपना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। मेरी एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। फिर मिलूँगा आपको अगली वीडियो के साथ। मैं आपका जितेंद्र कुमार गोगिया, लेक्चरर इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सराय ख्वाजा।